चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन अभी यहां पर चुनावी समर थमा नहीं है। 2 सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारियां कर दी हैं। दावा है कि दोनों ही पार्टियां, यहाँ पर हम बात करें तो बसपा की मजबूत स्थिति भी एक सीट पर रही है, तो इन तीनों का ही इस वक्त दावा है कि वो सीधे तौर पर इस उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि कैसे इन पर जीत होगी, क्योंकि ये उपचुनाव पिछले प्रदेश में हुई उपचुनावों से काफी अलग है। दिलचस्प भी है क्योंकि इसके चुनावी समीकरण पहले हुए उपचुनावों से काफी अलग भी हैं। ऐसे में हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। मैं उनका स्वागत कर लेता हूं। हमारे मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं गिरिराज किशोर जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दीपक रावत जी स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं यूकेडी के, बहुत स्वागत है। और बीजेपी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव जी से कर लेता हूं। संजीव जी, अब आप लोगों ने तो प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया गया है, ठीक है, बद्रीनाथ सीट पर तो हम कहें तो यही प्रबल दावेदारी थी क्योंकि वो आपकी पार्टी में आए। राजेंद्र भंडारी को आपने वहां से अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन अगर बात की जाए मंगलौर सीट की, तो इस वक्त जो आप यहाँ पर भड़ाना, जिनको आपने यहाँ पर टिकट दिया है, उनका एक 3 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, तमाम चीजें, लेकिन उत्तराखंड में उनका ये पहला चुनाव होगा। तो ऐसे में इन प्रत्याशियों के चयन को लेकर किस रणनीति के तहत और क्या दावा आप लोग कर रहे हैं? संजीव जी। अभी अभी हाँ जी, रवि जी, देखिए अभी अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, जहां उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 500 की 500 सीटों पर एक प्रचंड जीत दिलाई है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम, चाहे केंद्र सरकार के चाहे राज्य सरकार के तमाम कार्यों पर अपने सहमति की मोहर लगाई है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो जनता के साथ लगातार इंटरेक्शन करके उनके सुख और दुख की जानकारी लेते हैं और उनके पब्लिक की कोई भी समस्या होती है उसका ऑन द स्पॉट उसका निवारण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं अपने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर। और एक यही बड़ा कारण भी है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना पूर्ण विश्वास पहले भी जताती रही है। और अभी जो हमारा 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसके भी परिणाम बिल्कुल लोकसभा की भांति 2-0 रहने वाला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को दोनों के दोनों उपचुनाव में उत्तराखंड की जनता, बद्रीनाथ की जनता और मंगलौर की जनता प्रचंड बहुमत के साथ जिताने वाली है। जनता विकास चाहती है और जनता को मालूम है कि विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है और इसलिए जनता विकास के साथ जाना चाहती है। और उत्तराखंड आप देखिएगा 2017 के बाद से लगातार मिथक तोड़ने में कामयाब रहा है। जैसा कि उत्तराखंड में बोला जाता था एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस, और उस मिथक को तोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इस बार कई लोग इस तरह का कयासबाजी करते हैं कि मंगलौर की सीट लगातार विपक्ष के पास रही है, तो इस मिथक को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ और एक प्रचंड बहुमत के साथ तोड़ने वाली है। आप देखिएगा जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों बद्रीनाथ से और मंगलौर से अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना एक पैनल भी तैयार करने में असफल रही है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतरघात और अंतर्द्वंद का एक जो लंबे समय तक एक जो वातावरण देखा गया, मैं सोचता हूं उसका भी खामियाजा कांग्रेस पार्टी को लगातार झेलना पड़ेगा। और अभी लोकसभा चुनाव की हम यदि बात करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास पथ की और विकास के अपने कार्यों की लगातार बात करती रही, जिससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड की जनता ने 500 की 500 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। वही कांग्रेस पार्टी
जो लगातार नेगेटिविटी की राजनीति कर रही थी। ये लोग कभी अग्निवीर की बात करते थे, कभी बेटी अंकिता की बात करते थे। शर्म नहीं आती कांग्रेस पार्टी को? कब तक बेटी अंकिता को एक राजनीति का मोहरा आप लोग बनाएंगे? लेकिन जनता ने आपकी जो ठीक है, तमाम जो आपकी तमाम नेगेटिविटी है उसको पूरी तरह से नकारने का काम किया। ठीक है। आप और ये कह रहे हैं कि जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आप लोगों ने हासिल की हैं, तो इससे आपका जो उत्साह है वो बढ़ा हुआ है। गिरिराज किशोर जी, एक तो भाजपा कह रही है कि प्रत्याशी हमने फाइनल कर दिए, देखिए हम फिर आगे भाग रहे हैं आप लोगों से। आप लोगों के कब प्रत्याशी फाइनल होने जा रहे हैं और दोनों सीटों पर किस तरीके? वो कह रहे हैं कि पैनल भी तैयार नहीं हुआ, ऐसा है क्या? देखिए रवि जी, पहले तो संजीव वर्मा जी जो प्रवक्ता हैं हमारे भाजपा के, इनको जो चिंता कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के संगठन की, या जो टिकट का भी फाइनल नहीं हुआ है, संजीव वर्मा जी पहले उसकी चिंता छोड़ें और अपने अपने जो आपका जो परिवार है अपना भाजपा का, पहले उसको संभालो, अपने कुनबे को, वहां जो सिर फुटबल है उसको पहले संभालो। और रवि जी एक चीज मैं भी बताना चाहूंगा, आपके बीच में रखना चाहूंगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन, विधानसभा का जो चुनाव होता है और संसदीय जो चुनाव होता है, जो अभी संपन्न हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शन, दोनों चुनाव में माइंडसेट जो वोटर का होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक बात है। आप इस बात को निश्चित रूप से मान लें कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उसको सबसे बड़ी पंचायत में उसने अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजना है, वहां डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा निश्चित रूप से, वहां पे डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा। और उत्तराखंड के लिए निश्चित रूप से अपने जो डिबेट में पार्टिसिपेशन होगी, बड़ी बड़ी योजनाएं जो है उनको लाके वो अपना जो है उसका कार्यान्वयन, उसकी इंप्लीमेंटेशन अपने अपने संसदीय क्षेत्र में करता है। असेंबली जो है, असेंबली इलेक्शन जो विधानसभा चुनाव है, उसमें जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है वोटर का। वो लोकल इश्यूज को देखता है, वो अपने कैंडिडेट को देखता है कि कैंडिडेट जो है निश्चित रूप से बिंदु बिंदे का लोटा जो है बद्रीनाथ जी में इन्होंने, आप सोचिए भाजपा की जो कार्य प्रणाली है, आयातित जो लगभग जो कैंडिडेट है दोनों इन्होंने जो लिए हैं, चाहे मंगलौर में लिए हैं करतार सिंह भड़ाना, चाहे इन्होंने अभी जो है जो शामिल हुए हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने पोषित किया था, राजेंद्र भंडारी जी, निश्चित रूप से पूरा सम्मान उनको पार्टी ने दिया था। वो अभी जुम्मे कुछ समय अभी उनको हुआ है, उनको इन्होंने पार्टी का टिकट दिया, बहुत अच्छी बात है, दे सकते हैं, वो पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन आज जिस हिसाब से इनका कहना है कि साहब कांग्रेस पार्टी अभी तक फाइनल नहीं कर पाई, तो रवि जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मंत्री प्रसाद नैथानी जी की अध्यक्षता में कमेटी का एक गठन हुआ है और निश्चित रूप से हमारे जो कैंडिडेट होंगे बलशाली कैंडिडेट होंगे, निश्चित रूप से पूरी तरह से जो अपना समर्पित भाव से जो है, जो अपनी पार्टी के लिए डिवोटी हैं, उनको हम टिकट फाइनल करेंगे और हमारा कल तक लगभग दिन तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा रवि जी सुनिएगा एक बात में और, संजीव वर्मा जी जो अभी बोले जा रहे हैं, आपने अंकिता भंडारी की बात फिर लेके आ गए। आप ये सोचिए उस बात को कैसे समाप्त किया जा सकता है जिसमें भाजपा के लोग जिसमें शामिल रहे हो, जिस दुराचार में आज तक वीआईपी का नाम आप लोग नहीं बता पाए, आप फिर लाके डिबेट में आपने फिर अंकिता भंडारी, यार वो बच्ची है हमारी भाई उत्तराखंड की, उसकी बात अगर विपक्ष रखना चाहेगा हर समय रखेगा जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी होगी, ठीक, उसके परिवार के पक्ष में होगी, उसके पक्ष में बात रखने के लिए निश्चित रूप से कि आने वाला समय जो हमारी जो जितनी भी बालिकाएं बच्ची होती हैं उत्तराखंड की, वो पूरी तरह से सेफ हो, पूरी तरह से सुरक्षित हो। इस बात को निश्चित रूप से पार्टी अपना रखेगी आगे। आप बार बार उस बात को लाते हो, आप लोग दोषी हैं उसमें, इसलिए आपको ये बातें रखी जाती हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप कह रहे दोनों सीटों पर कल तक प्रत्याशी का ऐलान निश्चित रवि जी संभव माना जाए, कल तक यही प्रयास है, यही कोशिश है पूरी तरह से पार्टी उस पर आप लोग लगे। आपने कहा पूरी तरह से पार्टी उसमें मंत्री प्रसाद नैथानी जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनको जिम्मेदारी दी गई निश्चित रूप से बद्रीनाथ सीट की, निश्चित रूप से। ठीक है। और रवि जी आगे मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा, शायद हो सकता है कि आप अभी दीपक जी के पास जाना चाह रहे हो, लेकिन अभी जो बात बहुत फोकस के बहुत कंसंट्रेशन की अभी संजीव वर्मा जी जो प्रवक्ता है भाजपा के वो रख रहे थे। अरे संजीव वर्मा जी, अभी मैं अपनी चौबटाखाल कॉन्स्टिट्यूंसी होके आ रहा हूं, विधानसभा क्षेत्र चौबटाखाल, जहां आप रूल कर रहे हैं। सुनिएगा आज जो स्थिति है वनाग्नि आज बिल्कुल चरम पे है वहां पे। अब मैंने तो विजुअल्स मिला रखे हैं सारे, मैंने रवि जी को भी विजुअल्स दिए हैं।
आप जाके देखिए, पहले क्षेत्र में जाने की कोशिश करें। आप लोग यहां एसी में बैठ के अगर डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आज विधानसभा क्षेत्र में जाइए कि जहां गौशालाएं जल चुकी हैं, लोगों के परिवार बिल्कुल जलते जलते, जो बुजुर्ग लोग थे वो जलते जलते, मैं तो उनके बीच में होके आ रहा हूं निश्चित रूप से। वहां पानी की आज जो किल्लत है रवि जी, आज पानी की यह स्थिति है। मैं एकेश्वर होके आया, एकेश्वर चौबटा खाल विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहां पे एक पातल गांव है, बडोली गांव है। आप सोचिएगा वहां जो वनाग्नि का प्रकोप इस समय विकराल रूप में थी, कल वनाग्नि, कल और परसों 2 दिन 3 दिन जो है, वहां की जो स्थितियां थी वो ऐसी थी कि पेयजल और वनाग्नि को जो लेकर जल और नल जो है, इनका जो नारा है अपना कि हर घर में हर घर में जल और नल, वहां की जो स्थिति है, पानी अवेलेबल नहीं है वहां पे। सोचिए अब कहां से सारी चीजें। ठीक है, दीपक रावत जी के पास जा रहा हूं, यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जहां तक मुझे लगता है आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि मंगलौर सीट पर तो ठीक है आप लोग सोच रहे हैं, बद्रीनाथ सीट पर आपके प्रत्याशी जरूर होंगे। इसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि इस वक्त इस सीट पर अगर देखा जाए तो जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस में थे, अब भाजपा में उसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने प्रत्याशी को अभी फाइनल करेगी, तो आप लोग एक तीसरे विकल्प रूप में आप खुद को मजबूत वहां पर पाते हैं? निश्चित रूप से रवि जी, हमने इससे पहले भी जब 2022 में लोकसभा का चुनाव, सॉरी विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें हमने इस सीट में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी। और इस बार जब उपचुनाव हो रहा है तो भी हम अपनी उम्मीदवारी उसमें प्रस्तुत करेंगे। हमने एक पैनल बनाया है, उस पैनल के माध्यम से हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने 5 नाम हमें भेजे हैं। उन 5 नामों में से आज कल में हम लोग फाइनल कर देंगे और निश्चित हम लोग पूरी कोशिश करेंगे निश्चित रूप से वहाँ से हम लोग एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजबूत एक कैंडिडेट हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के समक्ष खड़ा करेंगे, ताकि वो एक मजबूती से जो हमारे मुद्दे हैं उनको जनता के सामने ले जा सकें और जनता को उनके साथ पीछे लगा सके और उनका मत हासिल कर सके। अच्छा, 5 लोगों का पैनल, 5 लोग नाम आपके पास आए बिल्कुल, कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं आप उनको समर्थन देंगे या फिर पार्टी से ही प्रत्याशी होंगे? देखिए, अभी तक तो ये स्थिति है कि जो पार्टी के ही 5 नाम हमारे पास आए हुए हैं, जो हमने मांगे हैं और जो वहां से आए हैं, जो जिले से हमारे जिलाध्यक्ष ने भेजे हैं वहां पर अप करके। और यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जिस परिस्थिति की आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश होगी कि यदि अगर मजबूत विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने खड़ा किया जाए तो हम लोग जरूर इसमें विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, संजीव वर्मा जी, क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि राजेंद्र भंडारी को तो जनता ने यहाँ से जीता दिया था। अब वो चुनाव में ठीक है, जिस भी कारणवश जो है वो आपके पास आए हैं, उनको घुटन महसूस हो रही थी कांग्रेस में, तो वो आपके पास आ गए। अब फिर से चुनावी मैदान में वही हैं, जनता एक बार फिर से लाइनों पर लगेगी। दूसरी तरफ मंगलौर सीट पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा ने कभी भी अपना खाता नहीं खोला। इस बार आप लोगों ने करतार सिंह भड़ाना को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। करतार सिंह भड़ाना ठीक है बड़े नेता हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका ये पहला चुनाव होगा जहां से वो लड़ने जा रहे हैं, और वो भी भाजपा में अभी हाल ही में शामिल हुए। ऐसे दोनों ही प्रत्याशियों को जो कांग्रेस कह रही है कि आपने आयातित किया है, आपके भाजपा के ये लोग नहीं है, हाल ही में ज्वाइन हुए, हाल ही में आ गए। आपको नहीं लगता ये चीजें आपके लिए चुनौती होंगी, ये आसान नहीं होगा ये उपचुनाव? इनसे अपना घर तो संभलता नहीं है और दूसरे के घर में झांकने का काम करते हैं, दूसरे के घर को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। और ये वो पार्टी है जो हमेशा झूठ का सहारा लेकर समाज के अंदर एक भ्रम का जो वातावरण पैदा करने का काम करती है। उस दल को कांग्रेस कहा जाता है। और इनका जो आप पुराना चरित्र, अरे सुनिएगा, हमारे चरित्र पे मत जाइए, सुनिए संजीव जी, चरित्र उठा के देखेंगे, छल और छद्म तो, सुन लो, भाजपा का दूसरा नाम छल और छद्म है। खंडन करने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया। संजीव जी, जो मैंने सवाल किया, लोकसभा के चुनाव, जो मैंने सवाल किया, अरे रवि जी के सवाल पे आओ। इन्होंने जातिवाद का जहर घोलकर भाई, संजीव जी, जो मैंने सवाल किया, आपने सवाल सुना? पूरे आपने सवाल सुना था? श्रीमान जी, मैं आपके सवाल के जवाब पर ही आ रहा हूँ। आ जाइए उसी बात। मेरे को 10 सेकंड का समय दीजिएगा। ठीक है, आरोप लग जाएंगे। रवि जी, आपने कहा मंगलौर सीट को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता, तो मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में मिथक तोड़ने का एक क्रम चालू किया है। अभी चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करते हैं तो 2017 के बाद 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करती है।
जबकि यहाँ का एक मिथक था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। हमने उस मिथक को भी तोड़ने का काम किया, हम इस मिथक को भी तोड़ने का काम करेंगे और एक प्रचंड बहुमत के साथ इस मिथक को तोड़ेंगे कि मंगलौर सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीती, किंतु इस बार मंगलौर सीट को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। ठीक है, अच्छा बद्रीनाथ सीट पर बताइए। चाहती है जनता, विकास चाहती है जनता, विकास के साथ जाना चाहती है और विकास यदि कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हमारे युवा और एक प्रबल इच्छा शक्ति के जो प्रबल इच्छा शक्ति जिनके पास है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने किसान के हित में लगातार काम किया है, जिन्होंने गन्ना मूल्य का जो कांग्रेस के समय पे 4-4, 5-5 साल भुगतान लटका अटका रहता था, उसको इंस्टेंटली साल दर साल देने का काम किया, किसान की आय को दोगुना करने का काम किया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ विशेष तौर से क्योंकि मंगलौर जो क्षेत्र है वो एक ग्रामीण इलाका, उसमें काफी हद तक है और उसमें बहुतायत में हमारे किसान भाई रहते हैं और किसानों को अधिक उन्नत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना जानती है और अभी 10 साल की जो हमारी सरकार रही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ध्येय वाक्य के साथ हम लोगों ने काम किया। ठीक है, तमाम वर्गों को मंगलौर सीट पर जो बात थी, मंगलौर सीट पर जो है सरबत करीम अंसारी जो वहां से नेता चुने गए थे, विधायक चुने गए थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। लेकिन बद्रीनाथ सीट का समीकरण तो कुछ और है ना। बद्रीनाथ सीट पर जिस जनता ने अपना नेता चुना, अपना विधायक चुना, वो विधायक जो है आपकी पार्टी में आ गए, आपने फिर से उनको टिकट दे दिया। अब उस जनता की क्या गलती है कि वो फिर से मतदान की लाइन में खड़े होकर फिर से उसी को अपना नेता चुनेगी? बताइए। रवि जी देखिए, अपने राजेंद्र भंडारी जी कल तक कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन वहां पर उनकी जो लगातार उपेक्षा हो रही थी, एक तरह से कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो उनकी बातों को सुन नहीं रहा था और उनसे आजिज आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के जो केंद्र सरकार के जो लगातार बहुत जबरदस्त कार्य यहाँ पर चल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लगातार योजनाएं जो उत्तराखंड में चल रही थी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो एक विकास का संकल्प के साथ वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके विकास को एक तरह से उससे अभिभूत होकर भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार में शामिल हुए हैं और आज राजेंद्र भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारा चाहे जिले से लेकर, मंडल से लेकर, बूथ से लेकर और पन्ना प्रमुख तक सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए जी जान से काम करेंगे और एक बहुत बड़े अंतर के साथ हम बद्रीनाथ सीट को भी आप कह रहे हैं कि जो मेरा सवाल था, आप कह रहे हैं आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। राजेंद्र भंडारी जब यहाँ आए हैं तो आप ये कहेंगे कि देखिए कांग्रेस में जो नेतृत्व था वो उनका साथ नहीं दे रहा था, भाजपा में वो आएंगे तो भाजपा की सरकार है और भाजपा में ज्यादा विकास कार्य होंगे, यही कह रहे हैं आप? गिरिराज किशोर जी जवाब दीजिए इस पर। गिरिराज जी, रवि जी कोई विकास दे सकता है तो भारतीय जनता गिरिराज किशोर जी सकती है और कांग्रेस पार्टी, गिरिराज किशोर जी, ये तो रवि जी अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता जो है सुन रहा हूं उनको बड़े ध्यान से। अभी जो उपेक्षा बताई जा रही है बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र भंडारी जी को इन्होंने फाइनल किया अभी टिकट उनका भाजपा ने, बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र भंडारी साहब अभी जो बात रख रहे थे हमारे प्रवक्ता महोदय भाजपा के कि कांग्रेस पार्टी ने उपेक्षा की है राजेंद्र भंडारी जी की, आप सोचिए रवि जी, बड़ा हास्यास्पद जो है ऐसे ऐसे स्टेटमेंट इनके भाजपा के प्रवक्ताओं के होते हैं। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को निश्चित रूप से राजेंद्र भंडारी जी को पूर्ण रूप से पोषित किया गया पार्टी के द्वारा, अनुकूल परिस्थितियां जब मिली तो कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाया, विधायक भी बनाया गया, अभी रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ समय पहले तक रिप्रेजेंट कर रहे थे निश्चित रूप से। अब आप सोचिए
कि उपेक्षा कहां पे हुई है रवि जी। आप खुद स्वयं का एनालिसिस भी अगर करते हैं, आपने डरा के धमका के राजेंद्र भंडारी जी को निश्चित रूप से अपनी पार्टी में शामिल किया। आप ये सोचिए, उस दिन का तो उनकी टी शर्ट भी जो है लगभग बोला गया कि कुछ घंटों के अंतराल में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कांग्रेस के पक्ष में, उसके बाद वही टी शर्ट पहने हुए आप होते हैं और भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं। आप सोचिए, और निश्चित रूप से उसके बाद मीडिया ने और बहुत सारी बातें आई बीच में कि वो डरा धमका के जो भी था, जिस तरह का भी डर भाजपा ने बिठाया दिमाग में उनके, तो वो जाके शामिल हो गए पार्टी में। आज जो स्थितियां हैं आपको बताऊं मैं, बद्रीनाथ जी में आपको मैं असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो फर्क मैंने बताया रवि जी, आज जो लोग हैं, आज जो मास है वहां का, निश्चित रूप से आप वो देखिएगा एक ऐतिहासिक विजय कांग्रेस पार्टी को दिलाने वाली है। वो जो विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, निश्चित रूप से आप ये देखिएगा। आप अयोध्या का आपने रिजल्ट देखा ना रवि जी, आज जो स्फूर्त, आज जो ऊर्जा, जो निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार इस समय कांग्रेस पार्टी में एक एक कार्यकर्ता में है, बूथ लेवल के भी कार्यकर्ता में, वो जो संचार है, वो संचार निश्चित रूप से आने वाला जो समय है, बद्रीनाथ जी जो विधानसभा क्षेत्र है, निश्चित रूप से कांग्रेस की झोली में जाने वाला है। और उसके पीछे जो कारण है, आप अगर ग्राउंड पे जाके भी देखेंगे रवि जी, वहां पे जो जन सैलाब है इस समय कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होगा। और वाकई आज जो राजेंद्र भंडारी जी जो इन्होंने जो टिकट उनको फाइनल किया है, आने वाला समय आप देखिएगा कि उनकी जो स्थितियां वहां पे होने वाली है, वहां जो मास है, वहां जो इतना शुद्ध है उनसे, इतना परेशान और इतना इस समय जो मुद्रा है वहां के वोटर की, वो पूरी तरह से जो कांग्रेस के पक्ष में आने वाली है। और एक इंतजारी है वहां की जनता को कि निश्चित रूप से कैंडिडेट जो है, एक ऐसा कैंडिडेट मिले जो सरल व्यक्तित्व का धनी हो, जो वाकई वहां की रिप्रेजेंटेशन वहां पे रिप्रेजेंट कर सके, डिबेट में पार्टिसिपेट कर सके असेंबली में। वो इस चीज का वेट कर रही है वहां की जनता, और निश्चित रूप से वहां सफलता मिलने वाली है। अच्छा, आप लोगों ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि पहले भाजपा देखते हैं किसको चुनाव मैदान में उतारती, उन समीकरणों के आधार पर प्रत्याशी का चयन करेंगे? रवि जी, ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। भाजपा ने जो भी अपना दिखाया, अपना एक जो उनका एक सिस्टम होगा, उन्होंने अपना कैंडिडेट को अपना फाइनल किया है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए रख रहा था कि आपके पास अपने स्वयं के भी तो कार्यकर्ता जो ग्रास रूट लेवल के, जो जिन्होंने काम किया, सींचा आपकी पार्टी को, आप जो है निश्चित आयातित जो मैं बोला है मैंने, तो ये बात इसलिए मैंने रखी है कि आपके कल आए हुए जुम्मे अभी कुछ टाइम, कुछ समय अभी उनको हो रहा है, एक आध महीना हो रहा है, आपने उनको टिकट अपना फाइनल कर दिया। लेकिन अच्छी बात है कांग्रेस के लिए, तो आप ये सोचिएगा कि अब इतना इजिएस्ट हो गया है वे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो महेंद्र भट्ट के जो कार्यकर्ता थे, महेंद्र भट्ट जी के, जो इनके खिलाफ जो है प्रचार कर रहे थे जब 2022 का चुनाव हुआ, वो अब उनके पक्ष में प्रचार कैसे करेंगे, ये आप बात कर रहे हैं? रवि जी, वो सारी चीजें आप देखिएगा, वहां का जो इक्वेशन है, वहां की जो कैलकुलेशन है, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से भारी भरकम जो है विजय वहां से प्राप्त करेगी, और बहुत बड़ा मार्जिन इस समय होगा। आप देखिएगा, बहुत बड़ा चेंज है। आपको बताऊं मैं, जो माइंड सेट है लोगों का असेंबली के लिए जो अलग होता है, मैंने रवि जी जो बात रखी, वहां पे एक स्पेशली वहां पे फोकस ही, कंसंट्रेशन ही इस समय कांग्रेस की तरफ है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। और हम लोग निश्चित रूप से कल तक हमारा कैंडिडेट भी लगभग शाम तक फाइनल हो जाएंगे, और रिजल्ट जो होगा वो आने वाले समय में बड़ा सुखद होगा। आज ऊर्जा, मैं बताया आपको कि कांग्रेस पार्टियां निश्चित रूप से, विपक्ष जो है हिंदुस्तान का जो असेंबली में, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पंचायत में जो विपक्ष बैठने वाला है, जो विपक्ष की जो प्रेजेंस है, 234 सीटें उसमें पूरी होंगी। निश्चित रूप से जो कोलिशन है, जो हमारा गठबंधन है, वो एक, और कांग्रेस पार्टी का भी अपना एक इस समय जनाधार पूरी तरह से बढ़ा है। आप देखिएगा, आज अमेठी हो गया, रायबरेली हो गया, अयोध्या हो गया। आप ये सोचिएगा कि ये निश्चित रूप से एक ऊर्जावान कार्यकर्ता हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऊर्जा आई है, एक स्फूर्ति जो है कार्यकर्ता को मिली है, और एक एक कार्यकर्ता हमारा बूथ स्तर पे भी जो हमारा कार्यकर्ता होगा, वो पूरे डिवोटेडली पार्टी के लिए इस समय समर्पित होगा, और एक डिवोटी के रूप में काम करेगा और जितवाएगा। हमें मान सकते हैं कि जब हम कल इसी बात को लेकर डिबेट कर रहे होंगे तो हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, भाजपा से राजेंद्र भंडारी हैं, कांग्रेस से ये प्रत्याशी हैं, भाजपा से हम स्वयं भी आशान्वित हैं कि कल तक कोई ना कोई हमारे सामने एक रिजल्ट होगा, निश्चित रूप से। ठीक है दीपक रावत जी, अब क्योंकि स्थानीय मुद्दों की, क्योंकि ये उपचुनाव है, और इस समय खासतौर पर आपने कहा कि हम बद्रीनाथ सीट पर 5 लोगों का पैनल भी, 5 लोगों के नाम भी आपके पास आ गए हैं। इसको लेकर आप लोग जब तैयारियां करेंगे 2 बड़े दलों के सामने, तो बड़ी चुनौतियां तो रहेंगी आपके बीच, लेकिन जनता से किस तरीके से समर्थन मांगेंगे आप? देखिए, जनता ने जरूर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया, जिसकी वजह से वो 5 की 5 सीटें यहाँ से जीते हैं। लेकिन जब विधानसभा की बात आएगी तो उनको मुकाबला करना पड़ेगा यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे, और वो स्थानीय मुद्दे क्या है? 4 धाम यात्रा की स्थिति जो है वो हम बहुत भली भांति जानते हैं।
पंडों का जो असंतोष है, पुरोहितों का जो असंतोष है, जो वहाँ के व्यापारी है उनका जो असंतोष है, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में, उपचुनाव में उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और एक जो ये गुरुमंत्र भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है, मैं आप पहले भी इस पैनल में आप पे बोल चुका हूं कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य है और भारतीय जनता पार्टी का इसमें सबसे बड़ा सहयोग है। दल बदल की राजनीति को इस छोटे से प्रदेश में अगर किसी ने पोषित किया है या बढ़ावा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे भी 2 विधायक ये अपने भारतीय जनता पार्टी अपने पास ले गई थी और मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो उनसे लड़े लेकिन वो जीत नहीं पाए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के बैनर से लड़ना जीत की गारंटी नहीं है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है तो इस प्रदेश ने बहुत बहुत बार उनको नकारा है, उन सारे लोगों को नकारा है जो एक दल से जाके अपने दल की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को दांव पर रखकर और अपने छोटे से राजनीतिक लाभ को लेकर या अपने राजनीतिक भविष्य को सिक्योर करने के लिए दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं। तो यहाँ की उत्तराखंड की जो जनता है ये सहज उनको स्वीकार नहीं करती, उनको नकारती है और ये हमने बार बार देखा है। और ये जरूर आप देखिएगा, ये जो आप मंगलौर की सीट है उपचुनाव अगर यहाँ पर हो रहा है और जो बद्रीनाथ की सीट में उपचुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो सहज से इस बहुत ही भोली भाली बहुत मासूम जनता है, दिल की बहुत साफ जनता है। और यदि कोई फरेबी, कोई ऐसा राजनीतिक द्वंद या राजनीतिक षड्यंत्र करके कोई व्यक्ति इधर से उधर जाता है तो बहुत आसानी से वो उसको नहीं पचा पाते, वो बहुत आसानी से उसको अपने दिल में नहीं उतार पाते और कहीं ना कहीं पर वो एक प्रश्न चिन्ह उनके दिल में रहता है जिसको वो मत के आधार पे प्रकट करते हैं। और मुझे उत्तराखंड क्रांति दल को पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। जिस तरीके से ये उपचुनाव इस प्रदेश में थोपा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी जी आपको उन्होंने आज अपना प्रत्याशी घोषित किया हुआ है, निश्चित रूप से जब चुनाव आएगा और चुनाव में मत पड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की जनता बहुत जल्दी फैसले करती है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब वो इस तरह का कोई निर्णय लेगी तो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ एक बार जरूर सोचेंगे, जिसके नेता जो भी हो, जो हमारे प्रत्याशी होते हैं उन पे ना किसी प्रकार का कोई आरोप लगा है, ना किसी प्रकार का कोई केस केस चल रहा होता है। बहुत ही साफ शालीन स्वच्छ राजनीति करने वाले हमारे कैंडिडेट होते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी आने वाले उपचुनाव में बद्रीनाथ में जब हमारे कैंडिडेट उतरेंगे तो उनको वहां की जनता पूर्ण समर्थन देगी। ठीक है संजीव वर्मा जी, अगर हम मंगलौर सीट की बात करता हूं तो पिछली बार काजी निजामुद्दीन ने यहाँ पर अच्छा चुनाव, और काजी निजामुद्दीन जब बसपा में थे तो 2 बार वो जीते और एक बार जो है जब वो कांग्रेस में आए तब भी वो जीते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो काजी निजामुद्दीन भले ही स्थिति साफ नहीं है लेकिन लगभग हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के वही वहां पर प्रत्याशी रहेंगे। तो ये चुनौती आप लोगों के लिए रहेगी यहाँ पर क्योंकि वो मजबूत कैंडिडेट रहे हैं आज तक के और 3 बार यहाँ से चुनाव भी जीते हैं। रवि जी देखिए, स्थितियां हमेशा जो है एक जैसी नहीं होती हैं। स्थितियों में लगातार परिवर्तन होता रहता है और एक बार मैंने जैसे पहले भी कहा, हम एक बड़ा मिथक को तोड़ेंगे और चाहे सामने कोई भी हो, विपक्ष की ओर से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ इस सीट को जीतने वाली है क्योंकि हमारा नारा विकास का है और कांग्रेस पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये मुद्दा विहीन है, इनके पास न कोई विकास का रोड मैप है, ना इनके पास विकास की सोच है और जनता विकास चाहती है। जनता को विकास चाहिए, जनता को भ्रम, झूठ और कितना छलोगे जनता को, संजीव जी कितना छलोगे जनता को, कितना झूठ बोलोगे जनता से। झूठ, भय और पर्वतीय क्षेत्र में आज जो है विकास, सुनिए, विकास शून्य कर दिया आपकी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र को। इतना झूठ और छल और छद्म की राजनीति छोड़ दो। झूठ, भय और भ्रम का वातावरण बनाते आए हैं। जनता इनसे आजिज आ चुकी है और जनता ने अभी लोकसभा में भी इनको नकारने का काम किया। ये उपचुनाव आपको निश्चित रूप से आईना दिखाएगा। उपचुनाव में आप रुकिए, इससे भी बड़ा आईना कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की जनता दिखाने वाली है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भी लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम पर पूरे देश की जनता को गुमराह किया, पूरे देश की जनता के मन में एक झूठ बोलकर एक ऐसा भ्रम का एक वातावरण बनाने का काम किया
कि आज के बाद कभी देश में अरे कब किसी तक तरह छल और के छद्म चुनाव नहीं होंगे, की राजनीति कोई करोगे चुनाव संजीव जी? नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त करने वाली है। और जबकि ये पूरी तरह से एक मिथ्या प्रचार था कांग्रेस का, और आज लोग पछता रहे हैं कि इनकी झूठी प्रपंचों में जो लोग आए वो लोग पछता रहे हैं। सब कुछ इनकी हकीकत को जानने के बाद ये वही पार्टी है जो संजीव जी, लोकतंत्र की बात संजीव जी, करती है। सुनिए, और लोकतंत्र एसी की से हत्या निकलो, की सुनो। हत्या संजीव करने जी, में संजीव जी, संजीव जी, एसी से निकलो और पर्वतीय क्षेत्र में जाओ, सुदूर क्षेत्र में जहां ग्रामीण बैठा हुआ है, गरीब ग्रामीण, सुनिए उसकी जो दुर्दशा है, सुनो उसकी जो दुर्दशा आपकी सरकार ने की हुई है। सुनी हुई 100 से आप जाइए पर्वतीय क्षेत्र में जाओ, सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करो। एसी में बैठ के डिबेट से कुछ नहीं होगा। अग्निवीर के नाम पर देश को छलने का काम किया। उत्तराखंड की जनता ने इनके मुंह पे करारा तमाचा मार के ये साबित कर दिया कि हम आपके झूठ में और भ्रम और की जो आप राजनीति करते हैं हम उसमें आने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के अच्छा संजीव जी, आपने 2 से 3 बार अग्निवीर का जिक्र किया है, तो आप लोग ये मानते हैं कि अग्निवीर जो योजना है ये तो आप मानते ही हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि उत्तराखंड के लोगों ने सराहा है उस योजना को, अग्निवीर को? 2-3 बार आपने जिक्र कर लिया, इससे मैं पूछ रवि जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनका प्रमुख मुद्दा ही अग्निवीर था यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग ये मानते हैं कि आप जो मैंडेट आपको दिया गया है अग्निवीर को उत्तराखंड पसंद करता है, आप ये मानते हैं भाजपा? देखिए, उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड से हर 5वें घर में कोई किसी न किसी रूप में सेना से नाता रहा है। चाहे वो सेना में हो, चाहे उनके पूर्वज सेना में रहे हो, चाहे उनके बच्चे सेना में हो, लेकिन हर 5वें घर का संबंध कहीं ना कहीं सेना से जुड़ा है रहा है। और अग्निवीर योजना देश के मान सम्मान के दृष्टिगत रखते हुए और देश को बहुत तेजी के साथ एक आगे बढ़ाने अच्छा, के लिए, नहीं, मैं ये मतलब संजीव जी, एक बहुत अच्छी योजना है। और इन्होंने सुनिए, 4 साल में उस बच्चे को रिटायर करके आप घर भेज देंगे, ये बहुत अच्छी योजना है। अभी भी आपका स्टेटमेंट है, अग्निवीर योजना की भाजपा अभी भी अग्निवीर जो योजना है उसको सही समझती है, साबित कर रही है काम किया कि नहीं सही है। और उत्तराखंड की जनता ने इनको नकारने का काम 4 साल, अरे संजीव जी सर्व करो, मैं ये कह रहा हूँ 4 साल की अवधि होगी उसकी नौकरी की। मैं ये पूछ रहा था, अपनी सहमति की मोहर लगाने का काम। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता ने, आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड सुनिए, उत्तराखंड के एक हर परिवार से एक व्यक्ति फौज में भर्ती होता था, सुनिएगा, वो जो बच्चा भर्ती होगा का गुंडा बोलने का काम किया था, तो 4 साल की अवधि के लिए हो जाएगा, सोचिए। ठीक है, दीपक रावत जी का एक सवाल है, प्लीज दोनों पार्टियां, भाजपा कांग्रेस, प्लीज उठाती रही। ये वही संजीव जी, दीपक जी का एक सवाल सुन लीजिए। संजीव जी, संजीव वर्मा जी सुन लीजिए। अरे संजीव वर्मा जी, संजीव जी सुन लीजिए, अपनी बात रखने के साथ, संजीव वर्मा जी, दूसरे की बात भी सुन लीजिए। करती रही। अरे संजीव वर्मा जी सुन दूसरे की लीजिए, बात भी सुन लीजिए सर। अरे संजीव वर्मा जी सुनिए, दीपक रावत जी की बात एक बार सुन लीजिए। अरे संजीव वर्मा जी सुन लीजिए, एक बार मेरे को सुन लीजिए, मैं चाहूंगा थोड़ा सुन लीजिए। अगर मैं आपकी इस बात को मान लूं कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है, तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा 2-3। पहला, क्या कारण है कि आपके सहयोगी दलों ने इसमें प्रश्न किया है? इसमें जनता दल यूनाइटेड है कि अग्निवीर योजना की पुनर्समीक्षा करनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि इसके जो समिति बनी है इसकी समीक्षा के लिए उसने 3 इसमें चेंजेस करने के लिए बोले हैं। जब आज आपको मैं जानकारी दे देता हूं। पहला, ये जो 4 साल का जो टर्नओवर, 4 साल के जो उनका अवधि है, इसको बढ़ा के 7 साल किया जाए। जो 25% है उसको बढ़ा के 50% किया जाए, 50% को रिटेन किया जाए। और जो 7 साल का ड्यूरेशन होगा उसमें यदि अगर उसको कोई मेडिकल हो जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी सरकार द्वारा की जाए। क्या आपको इसके बारे में पता है? जवाब ले लेते हैं संजीव जी, जवाब दे दीजिए। रवि जी, देखिए, कोई भी योजना होती है, नहीं, कोई भी योजना नहीं, कोई योजना मत करिए, आप अभी इसकी तारीफ करने में लगे हुए थे। मैं पूछ रहा हूं कि इतनी कमियां हैं इस योजना में, उसके बारे में आपको पता है? जवाब सुन लीजिए संजीव जी। रवि जी, आज तक देश के अंदर जितनी भी योजनाएं आई हैं, तो कभी ना कभी उनकी समीक्षा जब भी होती है तो उसमें संशोधन होते हैं। और संशोधन एक जो अपेक्षित होते हैं
तो संशोधन भी किए जाते हैं, उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं। ठीक है। और अच्छा, यदि- अभी जब बद्रीनाथ सीट पर जब उपचुनाव में आप लोग जाएंगे, बद्रीनाथ में इसलिए कह रहा हूं पहाड़ी सीट है, तो वहां पर आप लोग ये कहेंगे कि अग्निवीर योजना हम लोग लाए हैं, इसलिए हमको आप वोट दीजिए। अग्निवीर योजना भी रहेगी आपका चुनावी मुद्दा उपचुनाव में? रवि जी देखिए, जो भी वहाँ के स्थानीय मुद्दे होंगे, हमारा मुद्दा केवल और केवल विकास का मुद्दा होता है। हम कांग्रेस की तरह नेगेटिविटी की राजनीति नहीं करते। ये लोग नेगेटिविटी की राजनीति करते हैं क्योंकि ये मुद्दा विहीन है, इनके पास बोलने बिल्कुल के लिए बिल्कुल, कुछ नहीं होता। आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं संजीव बद्रीनाथ जी। सीट का हम तो स्थानीय positivity मुद्दा है की पुरोहितों का राजनीति अपमान, हम तो विकास की पंडों का बात कर रहे अपमान, हैं। इसके बारे में आपको हम पता हमेशा है विकास संजीव की जी? बात करते हैं, हम विकास डिलीवर आपको करते स्थानीय हैं। मुद्दों में समाज के हर स्थानीय स्तर मुद्दों पे की मैं बात विकास करता डिलीवर हूँ, करते हैं। आपको जरा चेता रहा हूँ। पंडों का अपमान, पुरोहितों का अपमान वहां की स्थानीय मुद्दा है। व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है वहां का स्थानीय मुद्दा है। ठीक है, जवाब ले लीजिए संजीव जी। ये आप लोग बरगलाते हैं, ये आप लोग बरगलाते हैं। बरगला नहीं रहे बरगलाता हैं, ये वहां की जनता चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रही है। आप लोग बहरे हो गए हैं, इस चीज को समझ लीजिए। सब सेटिस्फाई हैं। ये आप लोग बरगलाते हैं, लेकिन आपके बरगलाने में आपकी कोई ये भी आने अंधी वाला गूरी और बहरी जो सरकार है ना, इसको जरा सुनना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए। ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये हैं वहां के मुद्दे। और चार धाम यात्रा की बात तो मैं अभी कर ही नहीं रहा हूं। अगर मैंने वो कर दिया तो आप सब कटघरे में दोबारा से आ जाएंगे। अच्छा, मैं गिरिराज जी के पास जा रहा हूं। ठीक है गिरिराज जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हमने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी और 2022 के माफ कीजिएगा 24 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपने कैंडिडेट आप लोगों से पहले फाइनल किए, और उसमें अगर रिजल्ट पर जाए तो रिजल्ट भी भाजपा के पक्ष में रहा। इन उपचुनाव में जो देरी हो रही है, ये आपके लिए कई दिक्कतें तो नहीं आ रही? मैं रिपीट कर रहा हूं अपना सवाल। रवि जी कोई दिक्कतें तो नहीं है? रवि जी, इस समय जो पॉलिटिकली जो सिनारियो है इस उपचुनाव में पूरी तरह से बदला हुआ एक सिनारियो है। आज जो स्थितियां हैं आपको बताऊं मैं, आज लोकल जो इश्यूज हैं, वाकई अगर भाजपा इतने अभी भी अहंकार और गुरूर में चूर है ये लोग, आपको मैं बताऊं, आज भी जो स्थितियां हैं आपको बताऊं मैं, जो लोकल इश्यूज की मैं बात कर रहा हूं, आज अगर पंडा पुरोहितों की अगर बात हो रही है, वो वाकई इस वजह से हो रही है कि उनकी तरफ से जितना इस समय आपने देखा है कि वाकई वो लोग मूल में है, वहां का जो छोटे से छोटा व्यापारी है वो भी मूल में है। निश्चित रूप से अगर उसकी अवहेलना होगी, उसकी इग्नोरेंस होगी सरकार की तरफ से, तो आप ये सोचिए कि परिणाम कहां जाएगा। इस बात को आप निश्चित रूप से आप सामने रखिए। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से इस समय पंडा पुरोहित हो, चाहे वहां पे छोटे से छोटा व्यापारी हो, उस क्षेत्र में पूरी तरह से उनके साथ खड़े होके जो है इस समय पूरी तरह से उनके साथ खड़े होके और वाकई उनके साथ पूरी तरह से जो है लग के जो है उनकी जितनी भी समस्याएं थी सरकार के सामने रखने में हम लोग सफल रहे। लेकिन एक परसेप्शन आज अगर एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट फाइनल कर दिया तो जनता के दिमाग में आ गया कि कैंडिडेट है हमारे। रवि जी जो कैंडिडेट फाइनल किए गए हैं रवि जी, आज कॉमन मैन भी जानता है उत्तराखंड का, आज जो इनका जो सिलेक्शन है, आप इस सोचिए कहां कौन से लोग इन्होंने सेलेक्ट किए। अभी जो मैंने बात रखी आपके सामने कि बिंद पेंदे के लोटे, आप इस सोचिए कि आप जो है मैंने बात रखी थी अभी कुछ देर पहले, उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आप ये सोचिए कि पॉलिटिकली कैरेक्टर क्या है आपका, आप क्या दर्शाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, कि मैं कल तक जिस पार्टी में था, आज मैं जो पार्टी विपक्ष में जिसके खिलाफ में बोलता था, सारी चीजें जो होती थी, आज ये कह रहे हैं कि नहीं साहब अवहेलना होती थी, उपेक्षा होती थी। कहां उपेक्षा होती थी भंडारी जी की? भाई भंडारी जी को तो निश्चित रूप से पूरी तरह से पोषित किया गया पार्टी की तरफ से। भाजपा ये कह रही है कि जो स्थानीय लोगों कह रहे हैं कि अगर भाजपा के विधायक बनते हैं तो ज्यादा विकास होगा, भाजपा सत्ता में। आप सुनिएगा रवि जी, ऐसा भाजपा का दावा। रवि जी वो मिथक भी टूटेगा। आज जो अहंकार और गुरूर जो इस समय इस प्रदेश में भाजपा के बिल्कुल जो है इस समय सर पे बोल रहा है, आप ये सोचिएगा कि जब रिजल्ट जो चुनाव के परिणाम आएंगे, अप्रत्याशित परिणाम होंगे, और वाकई जितनी बातें अभी प्रवक्ता साहब अभी रख रहे थे, अरे पर्वतीय क्षेत्र की बात आप सोच ही नहीं सकते भाई। आप अगर मूल में आज भी अगर जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र की जो अवहेलना ये सरकार कर रही है, अब पूरी तरह से अवहेलना कर रही है, पूरी इग्नोरेंस कर रही है रवि जी। अगर वो इग्नोरेंस पे आप जाएंगे तो आज जितना भी इनका इस समय जो प्रशासन वहां बैठा हुआ है, वो पूरी तरह से सोई हुई स्थिति में है पर्वतीय क्षेत्र में। चाहे वनाग्नि की बात हम लोग करते हैं, चाहे चार धाम की हम बात करते हैं, अगर आप मूल में जाएंगे तो आज स्थितियां ये है कि कहीं कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है,
कहीं कोई किसी भी तरह से जो है अगर कहीं पे कोई बहुत बड़ी आपदा और बहुत बड़ी अगर संकट कोई पहाड़ में आता है निश्चित रूप से, तो सरकार पूरी तरह से जवाबदेही बनती है सरकार की, लेकिन सरकार सोई हुई स्थिति में है पूरी तरह से, और इसको जगाने का काम विपक्ष कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इनको जगाने का कार्य करेगी। क्योंकि रवि जी, हम लोग ये चाहते हैं कि बचा हुआ जो समय है अभी सरकार के पास, ये पूरी तरह से जाए ना जाए, ये निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं ये उपयोगी साबित हो। उपयोगी साबित करने में निश्चित रूप से कांग्रेस का जो अपना एक रोल बनता है, कांग्रेस का जो जगाने को सरकार को जगाने का जो रोल बनता है, उसमें हम लोग अग्रणीय भूमिका अपनी निभाएंगे निश्चित रूप। ठीक है, समय के साथ फाइनल कमेंट की तरफ जा रहा हूं। संजीव वर्मा जी, आपका फाइनल कमेंट, क्योंकि आप लोग एक कदम आगे इस वजह से हैं क्योंकि आप लोगों ने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि कल तक जब हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे होंगे तो हम कंपैरिजन कर रहे होंगे कि कौन सा प्रत्याशी कितना मजबूत है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज की डिबेट पर आपका फाइनल कॉमेंट क्या है? देखिए, अभी जो दो उपचुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव में बाजी मारने वाली है। हमने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी 5-0 का जो प्रदर्शन किया था, भारतीय जनता पार्टी उसको बखूबी दोबारा से दोहराने वाली है। और कांग्रेस पार्टी को दोबारा से एक जो जनता ने जैसे पहले नकारा था, वैसी जनता कांग्रेस पार्टी को पुनः नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोनों उपचुनाव को बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाली है। और जनता विकास को चाहती है और विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। माननीय मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पर जनता विश्वास करती है और उपचुनाव में भी जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर अपने सहमति की मोहर लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने का ठीक है। दीपक रावत जी। रवि जी, उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार वंदे भारत ट्रेन के माफिक सुपरफास्ट की रफ्तार से दौड़ रही थी और जनता ने उनको बैसाखियों से चलने पे मजबूर कर दिया, ठीक इसी प्रकार जब ये दोनों उपचुनाव के जो परिणाम आएंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो घमंड है भारतीय जनता पार्टी का कि वो किसी को भी टिकट देंगे वो जीत के आ जाएगा, ये जरूर चुकनाचूर होगा और इनका ये भ्रम भी टूटेगा कि यहाँ की जो भोली भाली जनता है ये उतनी भोली नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी समझती है। गिरिराज किशोर जी। रवि जी, यही अहंकार भाजपा का, यही घमंड भाजपा का इनकी नाव को डुबोएगा निश्चित रूप से। ये जो उपचुनाव है ये ऐतिहासिक उपचुनाव बनने वाला है निश्चित रूप से। आने वाला समय कांग्रेस के लिए सुखद होने वाला है। रवि जी, पूरी तरह से पर्वतीय जो क्षेत्र है, उत्तराखंड अगर पृथक राज्य हमने मांगा था, आज विकास शून्य है, आप सुनिएगा। और निश्चित रूप से 4 धाम यात्रा में ये लोग फेल हैं। ये लोग वनाग्नि जो है निश्चित जो विकराल रूप जो ले चुके हैं उसमें ये फेल है। आप ये सोचिए कहाँ इनको माफ किया जा सकता है। उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से वोट के रूप में अपनी परिणति देती है, वोट के रूप में अपना प्रतिशोध व्यक्त करती है। अपने वोट के रूप में निश्चित रूप से आने वाला जो समय है कांग्रेस के पक्ष में वोटर जाएगा और इस वजह से जाएगा, उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से दीन दुखियों की, गरीबों की और जो पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में जो ग्रामीण बैठा हुआ है उसकी सुध लेने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। निश्चित रूप से हम लोग आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट है। कल तक हमारा फाइनल, निश्चित रूप से हमारे जो कैंडिडेट हैं वो फाइनल हो जाएंगे और रवि जी आने वाला समय निश्चित रूप से परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है। ठीक है, आप लोगों का दावा है, भाजपा से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार लिए और ऐसे में अब हम लोगों की तैयारियां हो गई हैं। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कल तक जो है प्रत्याशी फाइनल हो जाएंगे। यूकेडी का ये कहना है कि बद्रीनाथ सीट पर इस वक्त स्थानीय मुद्दों पर वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आज की डिबेट में आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, गिरिराज किशोर जी, संजीव वर्मा जी और दीपक रावत जी। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की 2 उपचुनाव होने हैं मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर, लेकिन ये उपचुनाव दिलचस्प बने हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि इस बार के ये जो उपचुनाव हैं ये पिछले हुए उपचुनावों से काफ़ी अलग हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस और यूकेडी की ओर से कौन से प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में आएंगे, क्योंकि उसके बाद एक आकलन लगाना कुछ हद तक आसान हो जाएगा कि किस तरीके की फाइट या फिर बिग फाइट इन उपचुनाव में देखने को मिलेगी।
लेकिन मंगलौर सीट पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा की तरफ से अगर बात करें तो यहाँ पर सरबत करीम अंसारी के जो बेटे हैं वो चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, यूकेडी की तरफ से कौन होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्वेश्चन आवर में आज की चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए HNN 24/7 के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।